सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हारे। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना है, आंगन टेढ़ा है, ऐसी बातें भाई। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बूथ है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। भाइयों बहनों, एक बार हम तो एक गमछा लेकर घूमते हैं, बांध कर चलते हैं। पूर्वांचल वालों, गर्मी में यहीं रहते हो ना? कहाँ रहोगे? यहीं रहते हो ना? मोदी जी भी यहीं रहते हैं। और ये राहुल बाबा गर्मी थोड़ी बढ़ते ही बैंकॉक थाईलैंड इटली चले जाते हैं। एक साल में 3-3 बार छुट्टी जाने वाले राहुल बाबा है। और दूसरी बार 23 साल से दीपावली के दिन भी छुट्टी लेते बगैर सरहद के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और 12 लाख करोड़ के कपड़े घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है। और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी। यहाँ जो शशांक मणि त्रिपाठी जी खड़े हैं, कैसे बनाओगे? मैं बताऊं रास्ता, जानना है रास्ता? शशांक मणि आ गया हो। शशांक मणि त्रिपाठी के नाम के सामने कमल का निशान है। देवरिया वालों, कमल के निशान पर जो बटन दबाओगे, ये सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। शशांक मणि जी को दिया हुआ एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री, और आपके एक वोट की ताकत बहुत बड़ी है। मैं 19 में आया था, रमापति राम जी को आपने जिताया, और एक वोट की ताकत देखिए मोदी जी ने देखते देखते 370 को समा। देवरिया वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? और जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस के नेता यहां से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश को डरा रही है। पाक ऑक्युपाई कश्मीर की बात मत करो। पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, पाकिस्तान से एटम बम से हम भाजपा वाले नहीं डरते। बाबा की भूमि पर यहां से मैं कह कर जाता हूं, पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे। बन भी गया, और मोदी जी ने जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, चुनाव है, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले
मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है ना? अरे जोर से बोलो, बनाना है ना? राहुल भाई लगाया, अंत तक लगाया ना? 4 आना भी देना पड़ा, जरा बोलो देना पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाने का काम किया, मुंह में टीका लगाया। अरे राहुल बाबा कहते थे, अखिलेश जी कहते थे, टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है, बीमार पड़ जाओगे। मगर देवरिया वालों ने नहीं सुना, सबने टीका लगा दिया, पूरे देश में लगा दिया। एक दिन रात को राहुल बाबा बहन प्रियंका को लेकर अंधेरे में खूब भी टीका लगा। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में ऐसी ओछी राजनीति करते हो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो। भाइयों बहनों, ये लोग संवेदनशीलता से भरे, ये अपने जीवन में मौत शौक के लिए जीते हैं और मोदी जी अपने जीवन में 130 करोड़ की जनता के लिए जीते हैं। 130 करोड़। ये पूरा उत्तर प्रदेश माफियाओं से घिरा हुआ था, मच्छरों से घिरा हुआ था। हमारे योगी आदित्यनाथ ने मच्छर और माफिया दोनों का संभाया, स्वच्छता कर समाप्त किया। और उनका एक स्टाइल है, वो स्टाइल से माफियाओं को भी समाप्त कर। उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, इसको हमें और आगे बढ़े। देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है और उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है। इसलिए नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना। मुझे बताओ भाइयों बहनों, मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे क्या? अरे अंत तक हाथ उठा के बोलो, करोगे क्या? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? कमर के निशान पर बटन दबाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बिछी और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देवरा बाबा की, जोर से बोलो देवरा बाबा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। प्लीज यार, प्लीज खामोश हो जाओ भाई, खामोश हो जाओ। रुक जाओ, करो करो भाई साहब, जल्दी जल्दी करिए। बोलो क्या पूछना है? मैडम आज आप रिहा हुई हैं, उन्हीं तो हटा लो भाई। अच्छा ठाकुर, अरे मेरे ठाकुर, यही कहना चाहूँगी कि जिस माहौल में हमें सजाएं पे सजाएं दी जा रही हैं, ये एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है और जिसमें सभी लोग बराबर से शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन, सरकार और मुझे मीडिया से भी शिकायत है कि उन्होंने कभी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश नहीं की। जिस मुकदमे में हमें सज़ा दी गई है उसमें भी हमने कितने सारे एविडेंस मौजूद हैं। यहाँ तक कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट थी, सरकारी नौकर थी, मेरी मैटरनिटी लीव मौजूद है जिसे कि नज़रअंदाज किया गया। और इसके अलावा वीडियो एविडेंस भी है, फॉरेंसिक एविडेंस भी है, जिसमें 2 महीने का अब्दुल्ला 1990 में मेरी गोद में है। वो सब कोर्ट में दिखाए गए, मगर कोर्ट ने इन सब चीज़ों का कोई संज्ञान नहीं लिया। अब यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि इस बारे में अगर आपको तफसील देखनी है तो 16 अप्रैल के अखबार में 21 सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, न्यायपालिका पर अनुचित दबाव डाला जाता है और जनता का विश्वास न्यायपालिका में कम करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है इस तरह के फैसलों से जनता का एतमाद, पब्लिक में जनता का एतमाद जो है वो कम होता है न्यायपालिका में। 7 महीने आप जेल के अंदर रहे, 7 महीने जेल में रहे, कितने परेशानियां हैं जेल के अंदर? जी
7 महीना आप जेल के अंदर रही, उसके बाद किस तरह की परेशानियां जेल के अंदर आई? कोई दिक्कत परेशानी आई? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। 8 महीने जब इंसाफ ही नहीं मिला तो दिक्कतों का क्या है? कितनी दिक्कतें रास्ते में आए, हम तो लड़ ही रहे हैं। करीब 8 महीने जेल में हैं, जमानत होगी, लेकिन अभी और मामलों में आज भी एक मामला आ रहा है, इसमें उनको आरोप तय हो गया। क्या जी क्या कह सकते हैं? आरोप पर आरोप तय कर रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। डोंगरपुर वाले जो मुकदमों में उन्हें सजाएं दी जा रही हैं, तो यह सरकारी ज़मीन थी। सरकारी ज़मीन खाली करवाना अगर अपराध है तो कोई बात नहीं है। सरकारी ज़मीन थी, सरकारी पैसे से बने थे, सरकारी लोगों ने बनाए थे, और तो इसमें आज़म साहब का तो कोई रोल ही नहीं था। 2024 के चुनाव को किस रूप में देखती हैं? इंडिया गठबंधन जो है वो बराबर कह रहा है कि संविधान बदल देगी, सरकार आएगी, तो देखिए ये एक तरह से संविधान को नुकसान पहुंचाना ही है। संविधान में एक निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका निष्पक्ष होगी, स्वतंत्र होगी, लेकिन न्यायपालिका जो है जाहिर है कि वो निष्पक्ष नहीं है। न्यायपालिका पर अनुचित दबाव पड़ रहे हैं, न्यायपालिका दबावों के अधीन काम कर रही है, तो ये एक तरह से संविधान को ही कमज़ोर कर, न्यायपालिका कमज़ोर होगी तो हमारा संविधान भी कमज़ोर होगा। आखिरी चरण के चुनाव में लगता है कि क्या दुकान खोलो, दुकान खोल रहे हैं तो जानकारी डबल शटर ना, डबल शटर नहीं, अंदर शटर एक लोगों ने दुकान निश्चित। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है, लू भी चल रही है, गर्म हवा चल रही है। इसमें ज़्यादातर सभी लोग अफेक्टेड हैं, लेकिन बच्चे खासतौर से प्रभावित रहते हैं। तो उनके लिए मेरी यही सलाह है कि एक तो आप धूप में उसको कम ले जाएं, धूप में जहाँ ज़रूरी हो वहीं पर ही ले जाएं, और अगर ले जाना भी है तो उसको भरपूर पेट भरा हुआ होना चाहिए और पानी उसको प्रचुर मात्रा में पिलाएं। पानी पिलाने से ये होगा कि डिहाइड्रेशन नहीं होगा और उसको लूज मोशन की संभावना कम होगी और उसको फीवर की भी संभावना कम होगी। ऐसे टाइम में अगर किसी को धूप में बाहर निकल गया, उसने पानी नहीं पिया, तो उसको वायरल फीवर जैसे कि मौसम का फीवर या फिर उसे डायरिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा मेरा कहना यह है कि बाहर की चीज़ें, खुली हुई चीज़ें इस समय बिल्कुल ना खाएं, घर का साफ़ सुथरा खाना खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी भी अगर फिल्टर हो या बॉयल किया हुआ हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे अचानक किसी बच्चे की रात में तबीयत बिगड़ जाए, उस समय क्या प्रकाशन दिया जाए? तबीयत बिगड़ने से क्या तात्पर्य है आपका? जैसे कोई उल्टी आने लगे या लेट्रिन आने लगे तो तत्काल घरेलू क्या उपचार? हाँ, अगर उल्टी आ रही है तो उसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन का साइन हो रहा है। तो ORS का घोल, अगर आपका ORS WHO का बना हुआ अगर आपके पास है तो उसको पानी में घोल के पिलाएं। अगर नहीं है तो फिर आपका घरेलू उपचार यही है कि पानी में शक्कर और नमक का घोल, थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, वो उसको थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहें, उससे उल्टी रुक जाएगी और उसका डिहाइड्रेशन भी कम हो जाएगा। देखिए, ये 6 मई को एक डेड बॉडी नानमई में मिली थी, जिसपे गंभीर चोटों के निशान थे। उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और जो मृतक नरेंद्र है उसके लड़के पवन कुमार की तहरीर पर 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें ये ब्लाइंड केस था। इसके लिए सर्विलांस और प्रभारी निरीक्षक करहल के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई थी, जिसमें इन्होंने तकनीकी विश्लेषण और पता रशी गहनता से करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मनु देवी है जो ग्राम नानमई की रहने वाली है और दूसरा ऋषि कुमार जो करहल का रहने वाला है। इन लोगों ने गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये महिला के जो मनु है, इसके अवैध संबंध एक अभय उर्फ पूरा है,
जो गड़िया का रहने वाला है और बड़ा शातिर अपराधी है। इसके 7-8 साल से इसके अवैध संबंध थे और 3-4 साल पहले इसमें नरेंद्र जो मृतक हैं इनके भी अवैध संबंध इस महिला से हो गए। तो वो इस चीज़ को लेकर के द्वेषभाव रखता था पूरा, और इन्होंने साजिश के तहत शराब वगैरह मंगा करके पहले उसको पिलाई और खुद भी शराब पिए, और इसके बाद फिर इन तीनों लोगों ने मिल करके, जिसमें से भूरा और ये ऋषि और ये जो महिला है, इन तीनों लोगों ने मिल करके उसको डंडों से बुरी तरह पिटाई की और उसको जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद उसकी डेड बॉडी गांव के बाहर डाल दी और उसकी बाइक जो बाइक से आया था नरेंद्र मृतक, उसको 5-6 किलोमीटर दूर एक बम्बे के किनारे डाल दी। इसके अलावा उसका मोबाइल भी बाहर डाल दिया और ये इसके बाद फरार हो गए और पुलिस ने इसके बाद एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इनको गिरफ्तार किया, पूरी घटना का पर्दाफाश किया। तो ये प्रेम त्रिकोण में ये पूरी घटना अंजाम दी गई थी, जिसमें हमारी पुलिस ने 2 को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता प्राप्त की। साइड में भैया, बाबू साइड में आज ये दिलियापुर रोड पर जय माँ लक्ष्मी कंप्यूटर एंड मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, जिसमें डबल शटर लगे हुए हैं। रात में किसी टाइम पर चोरों ने इनको उखाड़ने का प्रयास किया है, लेकिन ये इनकी मेहनत की कमाई थी और पैसा था इनका, जो चोरी होने की वारदात बच गई। एक प्रयास है, लेकिन पुलिस प्रशासन के पास सिर्फ एक बात है गश्त के नाम पर कि अभी चुनाव चल रहे हैं, फोर्स नहीं है। आखिर व्यापारी सुरक्षित कैसे हो? पुलिस प्रशासन से आप क्या ये रखेंगे हम लोग
कि कम से कम गश्त बढ़ाया जाए और जो भी मेन मार्केट हैं। और सबसे पहली बात यह है कि काफ़ी मीटिंगों में हम लोगों ने ये रखा है कि रात में 12-1 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति कहीं भी निकल रहा हो उसे टोका जाए, उससे पूछताछ की जाए, चाहे वो भला आदमी हो चाहे वो होता ये है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात और ये है कि आए दिन देखने को मिलता है कि मेन चौराहों पर रात भर दुकानें खुली रहती हैं, उनमें ये अपराधी किस्म के लोग रुकते हैं वहाँ पर और वहीं से अपनी प्लानिंग सेट करते रहते हैं। तो पुलिस को इस पर भी निगाह रखनी चाहिए और रात में जो भी घूमा फिरी करे उन्हें टोका टाकी करके थाने ले जाएं और पूछताछ के बाद ही उन्हें छोड़ा जाए। क्षेत्र में एक नाबालिग छेड़छाड़ का अश्लील मामला आया, क्या नाम? आज समय करीब 12 बजे थाना क्षेत्र कोतवाली के रहने वाला आयुष सेन अपने पड़ोस की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची को साथ में मार्केट कराने के बहाने ले गया था। वहाँ किसी होटल में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया। बच्ची के चिल्लाने और उसके साथ मारपीट करने पर अगल बगल के लोग आ गए और डर के मारे वहाँ से हट गया था। बच्ची ने जब थाना कोतवाली पर तहरीर दी, उसके आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो आरोपी है उसको हिरासत में लेकर के साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस मामले में एक आरोपी की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, जैसा मैंने बताया कि होटल में जब ये ले गया उसको बहाने से, तो बच्ची ने वहाँ चिल्लाया और आरोपी को मारपीट करने का प्रयास किया। इसी बीच में सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, जिससे कि वो डर के भाग गया। वाला काम है सर अंदर करो, सर अंदर, सर अंदर, सर अंदर आराम से पता नहीं कहाँ है। जब भर रखे रहेंगे तब भर रोएंगी महिलाएं, कभी रोना बंद नहीं होगी तो पागल हो जाएंगी, रो रो के मर जाएंगे। गर्मी की क्या कोई जब तक मुंह बढ़ता रहता है, जब तक देखोगे तब भर रोएंगे। उसको उसमें लगा दो, वो लगा दो, उसमें मजबूत करना पड़ता है। लग गई। बड़ी गनीमत जा रही है। बहुत बुरी आदत है। घटना हुई, लड़का सुबह अपने घर से निकला और इस तार में करंट आ रहा था, उसी में वो बच्चा टच हो गया और वो तुरंत बिजली ने पकड़ लिया। इस बच्चे की क्या नाम था इनका? सुरेंद्र सिंह। बच्चे हैं? बच्चे 6 हैं। ये क्यों निकले थे, घर से क्यों निकले थे? वो सुबह ही सुबह जैसे उसकी बच्ची सब्जी लेके निकले थे, तो वह सब्जी के लिए आ रहे थे। दीदी बाबा
अरे ये सब पागल है जो आपके हक में मेडिकल कराओ। आप मेडिकल नहीं कराएंगे हम कैसे खत्म कर रहे खुद यार। तुम बेवकूफी ना कराओ। नहीं मेडिकल होई है, मेडिकल करोगे सबूत बनेगा, मेडिकल होएगा, मेडिकल बना लेगा, मेडिकल होएगा। सही बात है, नहीं बना ले रहे सही है, मेडिकल कहले नहीं तो भाई आगे बढ़ जाएंगे। हमारे फतेहनगर करसुमा में नई लाइन बिछ रही है जो कि 1-1.5 महीने से बंधी हुई है। नीचे बिछी हुई है वो पोल्स में बगैर मतलब आम के पेड़ में बांध रखे हमारे आम। इसी में हमारे बच्चे वहीं खेल रहे थे, अचानक से उसमें लाइट आ गई और तीनों बच्चे चपेट में आ गए। ये किस गांव का मामला है? ये फतेहनगर करसुमा का है। नई लाइन अभी बिछी। कितने लोग घायल हुए हैं? 3 लोग। क्या नाम है उनका? एक का शिव नाम है, एक का संस्कार, एक का रोहित। आप कौन हैं उनके? मैं उनका पिता हूँ, एक मेरा भांजा लगता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। जी बताइए, आपका क्या नाम है, क्या पूरा मामला? उपमा सिंह नाम है हमारा है और हम अपने घर पे अकेले अपने बच्चों के साथ में अकेले रहते थे। तो हमारे पति से विवाद चलने की वजह से वो दिल्ली में रहते थे और हमारे पड़ोस की वो मालती सिंह हमारे घर के आने जाने लगी। एक दिन लाइट कटने की वजह से मालती सिंह ने हमसे कहा कि अपना सारा जेवर और सारे पैसे लेकर हमारे घर पे रहो चल के, नहीं तो चोरी हो जाएगी। तो हम उनके साथ में सारा जेवर और सारे पैसे लेकर उनके घर पे रहने लगे। तो हमने एक बार दोबारा थोड़ी दिन के बाद हमने उनसे जेवर मांगा, अपने पैसे मांगे, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। बोला कि अपने नीरू के साथ में, अपने लड़के नीरू के साथ में तुम्हारी शादी करवा देंगे और नीरू वहाँ आराम से रहो, जेवर के क्या करोगी। तो हम वहाँ पे रहने लगे। फिर उन्होंने ये इतना सब बोल के तो उनका लड़का नीरू सिंह ने हमारे साथ में गलत संबंध बनाने लगे। वो गलत संबंध बनाने लगे। कभी जब हमने मना किया तो उन्होंने कभी गोली खिला के, नशीली गोली खिला के संबंध बनाया नीरू सिंह ने, कभी नशे का इंजेक्शन लगा के हमारे साथ गलत संबंध बनाते थे। आज कहाँ आई थी? आज हमें एसपी ऑफिस आए थे प्रार्थना पत्र लेकर और हम बहुत बार जा चुके हैं प्रार्थना पत्र लेकर, कहीं चौकी पे कहीं हर जगह प्रार्थना पत्र, हमारी कहीं सुनवाई ही नहीं हुई। नीमगांव थाना क्षेत्र में एक प्रकरण आया है गोली चलने का, क्या है पूरा मामला? ये ग्राम लखा का नीमगांव की घटना है। आज यहाँ पर 2 पक्षों के अंदर विवाद हुआ, मारपीट हुई, पथराव हुआ और यहाँ पर तत्काल इसकी जानकारी जैसे पुलिस को हुई, SHO नीमगांव सीओ साहब तत्काल मौके पर आए और कुछ लोगों जो उपद्रव कर रहे थे, कुछ लोगों को उसमें लेकर हिरासत में लिया गया, उनसे जानकारी की जा रही है और सुसंगत धाराओं में तहरीर मिलने पर सुसंगत धारा मुकदमा लेकर कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं? अभी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, हिरासत में लिया गया है और उनसे अभी जानकारी की जा रही है घटना का कारण क्या है। सर कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? अभी उसकी जानकारी की जा रही है। बिल्कुल सर, सलाह भी कुछ बरामद है क्या? अभी सर्च अभियान चल रहा है। बिल्कुल सीओ साहब के नेतृत्व में सर्च अभियान चल रहा है और बहुत जल्दी हम इसमें कार्रवाई करेंगे। शांति से रहने दीजिए हम लोगों को भी। मैं सीमा सिंह राणा, MP MLA विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट सेशन कोर्ट में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। और आज आजम खां और बरकत अली जो ठेकेदार हैं, इनका एक निर्णय आना था और उसमें इन दोनों लोगों को कोर्ट में दोषी करार दिया है। ये मामला 2019 में पंजीकृत कराया गया था। 6/12/16 की घटना थी जिसमें जो वादी अबरार हैं इनके द्वारा आरोप लगाए गए कि इनके घर में घुस के जान से मारने की कोशिश की गई, लूटपाट की गई, घर में को जबरन खाली कराया गया और घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इसमें आज डॉक्टर विजय कुमार विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है जिसमें आजम खां और बरकत अली ये दोनों लोग दोषी करार दिए गए हैं। तो ये जो है कहाँ की?
आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया है। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के दो व्यक्ति घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CHC कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपकी एक वोट की ताकत देखिए, देखते देखते मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त सोनिया मनमोहन की सरकार चली, इस सपा बसपा ने समर्थन किया था। पाकिस्तान से हर रोज आलिया मारिया चमारिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और भाग जाते। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर पाया। मोदी जी ने अपने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6ठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार करा देगा। मैं अभी से सब इधर उधर जो होंगे, आप सब यहाँ कार्यक्रम स्थल के सामने आप सब आने का कष्ट करें। मेरा निवेदन है कि आप सब सामने आने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश के सचिव गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का जनपद सोनभद्र में हृदय से आभार प्रकट करते हुए, बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए जय जोहार, जय बड़ादेव, जय सेवा आप सबके बीच में सोनभद्र की धरती पर, सोनभद्र की धरती पर भारत माता की माननीय अमित शाह जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जी जय जोहार, अमित शाह जी जय जोहार। क्या है पूरा मामला? मेरा नाम रमेश है, ग्राम बसार, थाना मिलेग्राम। क्या है पूरा मामला? हमारे एक लड़का जो नाबालिग है, जिसकी उम्र 13 वर्ष और मेरी पत्नी, ये लोग घर पे रहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो गांव के कुछ दबंग लोगों ने इस पर गुटखा की चोरी का मतलब झूठा इल्ज़ाम लगा के लड़के को मारा
और फिर उसका चौराहा बना के उस पर जोतों की माला पहना के और गाँव में घुमाया। क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? अशेष वर्किन के साथ। क्या मामला है जो आप थाने में आए हैं और आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है? बस साहब, हम एक दिन 27 तारीख को मोटरसाइकिल से आए थे। वहाँ वकील साहब के पास थोड़ा हमारा काम था, तो वहाँ मोटरसाइकिल हमने डीएम साहब के ऑफिस के बराबर में टीन सेट पड़ा हुआ है, जो कि डीएम कंपाउंड बताया लोगों ने। वहाँ हम 50-100 मोटरसाइकिलें खड़ी थी, उसमें हमने भी अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। जब हम वकील साहब के पास गए 3 से 4 बजे के बीच, जब उधर से हम लौट के आए साहब कागज़ लेके, तब तक हमारी कोई मोटरसाइकिल ले गया। उसके बाद थाना सिविल लाइन में आए, हमने तहरीर दे दी है। मिली नहीं मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है? हमने कहीं दिलवाएंगे, देखो मिलेगी, कोशिश कर रहे हैं। सभी माननीय लोग सामूहिक स्वागत करेंगे इस सोनभद्र के जो है आदिवासी नेता भी है संजय गौड़ी, यहाँ के मूल निवासी का जो टोपी है, तीर धनुष है, जिससे वह काम करते हैं। हम माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं सामूहिक, और निशाना सीधे लग रहा है विपक्षियों पे, तीर के माध्यम से। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे। हो गया छोड़ ले देखा भाई धक्का नहीं, हाँ और क्या यार, हमें मिलने दो, अंदर घुसने दो उन्हें के साथ। आपको मिलना है ना, आप मिलो, आपका काम थोड़ी धक्का देना। थोड़ा सा रास्ता को तो भाई बहुत शुक्रिया अल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी भाई। बस चलो हो गया बस भाई। इसके बाद इसकी एंट्री कैसे यहाँ होती है? वो थोड़ी गैंग बनाया तुम लोग? नहीं, यहाँ तो के काम किए हैं। चंदौली से शेरपुर तक 4 लेन रोड बना, रिंग रोड पेजम का काम पूरा किया। अमृत भारत योजना में सोनभद्र रैनपुर चंदौली रेलवे स्टेशन का अपना विकास किया। वंदे भारत ट्रेन शुरू की, रॉबर्ट्सगंज से राजधानी एक्सप्रेस शुरू हुई, रॉबर्ट्सगंज की लाइन का दोहरीकरण हुआ। 33 करोड़ से सकलनिया रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बना, तो 30 करोड़ से सीपी से एमपी बॉर्डर तक का रोड बना, उधर से एमपी तक 58 करोड़ से अमला और सकलनिया मार्ग का चौड़ीकरण हुआ। सोनभद्र चूर में मेडिकल कॉलेज सभी का लगाए ना,
जरा बोलो, मोदी जी ने सामने से कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना, जोर से बोलो लगाया। मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को कोरोना का टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाया, आदित्ययान ले गए और देश के गरीबों का कल्याण। नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सोनभद्र को एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, दुनिया में हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को भारत में नंबर 1 बनाने का काम अंत में एक बात मैं पूछता हूं, सपा के राज में या माफिया, सैंड माफिया, खदान माफिया, रेत माफिया काम करते थे या नहीं करते थे? जोरों से बोलो, करते थे या नहीं करते? आपने भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ, पूरे उत्तर प्रदेश को योगी जी ने सुरक्षित किया और एक चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। देश के गरीब, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, दलित, इनका अगर कोई कल्याण सूझता है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी सूझते ही। मुझे बताओ सोनभद्र वालों, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे भाई, चारों ओर से आवाज आनी चाहिए, रोड पर खड़े वो भी बोले मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री। क्या नाम है तुम्हारा? विक्की। कहाँ रहते हो? रेलवे स्टेशन। क्या मामला है जो आज पोस्टमास्टर हाउस पे झगड़ा हुआ था? सर, जैसे एक बॉडी आई थी कंकाल की, तो वो बॉडी मैंने फ्रीजर में से निकाली, फिर बंद कराई। इन्होंने 500 रुपये उससे लिए थे घर वालों से। फिर मैंने बोला 100 रुपये मुझे दे दो, तो उन्होंने मुझे दिए नहीं। फिर वो बॉडी होने के बाद में फिर उन्होंने मुझे लाठी डंडों से मारा था। बहुत लाठी डंडों से? कहाँ मारा? सर, मेरी कमर पे मारा था, खून निकला था सर। तो कहाँ पे मारा था सर? पोस्टमार्टम करके। अंदर बंद करके? जी सर। अच्छा, तो किसने पैसे लिए थे? ये सर सत्यवीर ने और संजीव ने। संजीव कौन है? संजीव सर फार्मिस्टर वगैरह। और सत्यवीर कौन है? सत्यवीर सर पोस्टमार्टम करता है, प्राइवेट है। फिर कहाँ गए तुम? सर, फिर मैं थाना सिविलियन गया था। तो सर वो सीओ साहब आए थे, सीएमओ साहब आए थे, तो उन्होंने बोला कि इसका ट्रांसफ़र हो गया, संजीव का ट्रांसफ़र करा देंगे, लेकिन सतवीर के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है। अच्छा जी सर। तो इसका फार्मासिस्ट का हो गया ट्रांसफ़र? सर, ऐसा बोले तो है वो सर। जसवंत सैनी जी, राम शंकर जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, नंदन जिलाध्यक्ष जी, अनिल कुमार मौर्य जी, भूपेश चौबे जी, विनीत सिंह जी, सुशील त्रिपाठी जी, राम प्रकाश दुबे जी, अनिल सिंह जी, अमरीश पटेल जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे हमारे सोनभद्र के प्रत्याशी बहन रिंकी कौल जी, जोर से ताली बजाइए रिंकी जी के लिए। और यूपी के उपचुनाव के प्रत्याशी श्रवण गौर जी के लिए जोर से ताली बजाइए। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं मां विंध्यवासिनी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यह क्षेत्र में ये भाई, अरे बैठ जाओ भाई, सुनाई पड़ेगा मेरी आवाज बड़ी। वैष्णो देवी मंदिर, अमीला धाम, सीगौर धाम, कुमारी देवी, ज्वाला देवी मंदिर, रेणुकेश्वर मंदिर,
संतानों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, इस सोनभद्र आजादी के समय में बड़े रंग जंग के साथ आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाला हमारा अहम जिला है। आज इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता मैं आप लोगों के सामने मेरी बात की शुरुआत करूंगा। क्या नाम है आपका? हेमंत कुशवाहा। आप आज कोतवाली आए हैं, किस बात को लेकर कोतवाली आए हैं? कुछ लड़कों ने, मैं पार्क पे आया था तो कुछ लड़कों ने मुझे गाड़ी में डाल के ले गए, मारने के लिए मारा। कहाँ ले गए थे? चांदनी रोड साइड। कितने लोग थे? 5-6 लोग थे। पार्क पे किस लिए आए थे? ऐसे ही घूमने आए थे। किस बात को लेकर मारा पीटी की आपके साथ? जाने कह रहे थे कि तुमने मुझे गाली दी, और मैंने गाली नहीं दी उसे कभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है। कहाँ रहते हैं? मैं रहने वाला हूँ गांव लड़ाना, थाना कानपुर, जिला बुलंदशहर जी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में राजसनी एग्रो के नाम से फैक्ट्री है जी। उसमें मैं प्रबंधक के पद पर हूँ जी। सुबह एक ट्रांसपोर्ट है मुरादाबाद का, नवनीत धारीवाल, जिसका बेटा दैतिक धारीवाल, उसका सुबह मेरे पास फोन आया और उसकी गाड़ी लोडी हुई खड़ी थी। त्रिपाल, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि बिना त्रिपाल की गाड़ी बाहर नहीं निकालते हैं। बोला जी इसको ऐसे निकाल दूँ, बोलती भाई ऐसे नहीं निकलेगी। मैं ऐसे निकलेगी, वो गाली गलौज करने लगा और मैं आ रहा हूँ, तुझे मारूंगा, गाड़ी निकलेगी और तेरी फैक्ट्री को ये कर दूँगा। वो बिना अकस्मात वो और उसका बेटा 20 लोगों को लेकर, एक गाड़ी के ऊपर विधायक भी लिखा हुआ था, 4-5 गाड़ियाँ थी, और जबरन गेट वालों से डरा धमका के पिस्टल दिखा के गेट खुलवाया और गेट के अंदर अचानक घुस गए। और गेट के अंदर घुस के मैं ऑफिस के गेट पर था, आते ही मेरे साथ उन्होंने मारपीट और बहुत बुरी तरह मुझे मारा पीटा। सर में मुझे कोई ऐसे ज्ञात नहीं है। वो मेरे यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें वो सब चीज़ें देख लेगी। और मुझे बिल्कुल जान से मारने के लिए आए थे। पुलिस चौकी पर कोई नहीं था? पुलिस चौकी पर भी कोई नहीं था और जाते समय उन्होंने फायर किया है, जिससे कि फैक्ट्री के सभी वर्कर सहम गए। तो अभी आपने तहरीर दे दी है? अभी मैंने तहरीर दे दी है और तहरीर जिनको मैडम को दी है वो ये कह रही हैं कि ये तहरीर मान्य नहीं है। अच्छा। सोनिया मनमोहन की सरकार इस देश में आए दिन आलिया मालिया जमानिया आते थे और बम धमाके कर चले गए, कोई कुछ नहीं करता था। मोदी जी आए, पुलवामा में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, तब से इस देश में, भाइयों बहनों मुझे बताओ, सपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, आदिवासियों पर 1989 के गोली चली थी या नहीं चली थी सोनभद्र में? जरा जोर से बोलो, चलाई थी या नहीं चलाई थी? सीमेंट फैक्ट्री के विरोध के लिए गोली चलाने का तय किया था और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी भाइयों बहनों के घर में अनेक सुविधाएं भेजने का काम किया, अनेक सुविधाएं वो अधिकार पट्टा कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। भाजपा की सरकार ने काम शुरू किया है और मैं वादा कर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, अगले चुनाव के पहले सबको वन अधिकार पट्टा अपने घर पर मिल जाएगा। आदिवासियों का हक छीनने का काम किया और मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से जो
खनिज यहाँ से निकलता था, इसका एक हिस्सा मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सपा की सरकार में कन्हर परियोजना इरिगेशन के लिए महत्वपूर्ण कन्हर परियोजना भी और ऐसे देख लेना, ऐसे करो करो। सर आज जो पीएम हाउस पे मारपीट की शिकायत आई है तो आप यहाँ निरीक्षण करने आए हैं, तो क्या है ये पूरा मामला? ये मामला आपका नाम है, एक जो है ये बाहरी व्यक्ति है जो यहाँ पे काम उम करता है थोड़ा बहुत, हालांकि ये अनाधिकृत रूप से करता है, इसकी यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन इसका कहना है कि यहाँ के लोग हमको बुलाते हैं जी, ठीक है, तो जो कि ये उचित नहीं है, इसको बुलाया नहीं जाना चाहिए। कभी डेस्टिट्यूट कोई बॉडी रहती तो पुलिस वाले लोग बुला लेते हैं इसको, तो उस दौरान तो ये आ सकता है, बाकी दिनों में हर वक्त यहाँ नहीं रहना चाहिए। हालांकि मैं 2-3 बार निरीक्षण में आया, कभी मिला नहीं था, आज पहली बार मेरे संज्ञान में आया कि ये ऐसा भी काम कर रहा है। तो हालांकि इसको चोट लगी है, इसको कंफ्यूजन इंजरी लग रही है, जो कि बहुत ही गलत है, तो इसको संज्ञान में लेते हुए फार्मासिस्ट को मैंने हटा दिया है, समझ लीजिए आज से। तो जो पिटा है इस पे क्या कार्रवाई हो रही है? इसके मुकदमा नहीं लिखा जाएगा? अब मुकदमा क्या, ये लोग आपस में मिले जुले हैं, ये भी तो उसी में शामिल है। मेडिकल करवाएंगे सर क्या इसका? फार्मासिस्ट और उसने नहीं, अब उन्होंने भी इसके खिलाफ दिया है, मारपीट का आरोप वो भी लगा रहा है कि ये हमसे लड़ गया। नहीं सर, ऐसे सरकारी कार्यालयों में आके बाहरी व्यक्ति कैसे कर देगा सर हमला? बाहरी व्यक्ति रहती है यहाँ, तो एक होमगार्ड कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक्चुअली 10 से 5 तक कोई सिक्योरिटी नहीं है, चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए कोई रहता नहीं। मेडिकल के लिए देखते हैं अभी, एक्चुअली उनका भी आरोप है, इनका भी आरोप है मारपीट का, दोनों एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। इसके तो साफ चोटें दिख रही हैं, लेकिन उस पक्ष के तो उस पर भी अब देखा ही नहीं, उसको खोल के देखेंगे तो उसके भी दिखेगी। तो सर संजीव का ट्रांसफर हो गया है क्या? हाँ समझ लीजिए, हो गया, आदेश बन जाएगा। तमाम जिन्होंने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए, और दूसरी ओर भाजपा अपना दल है जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, पर इन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा है। 12 लाख करोड़ देश के गरीब आदिवासी पिछड़ा समाज गरीब डकैत करके, नरेंद्र मोदी जी देश के 7 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, गैस का सिलेंडर, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख की दवाइयां, ये सारा देकर चुनाव में आपका आशीर्वाद मोदी के लिए। जब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक इस देश के 7 करोड़ गरीबों के सामने देखने वाला कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 7 करोड़, मुझे बताइए सोनभद्र वालों, एक कश्मीर जोन है, हमारा है नहीं है, जो है नहीं है, एक कश्मीर हमारा है नहीं, इस समाजवादी पार्टी हमें डराते हैं कि पाकिस्तान के पास है कश्मीर मांगे। अरे राहुल बाबा, मैं सोनभद्र की भूमि से कहकर जाता हूं, हम एनडीए वाले हैं, भाजपा अपना दल वाले हैं,
एटम पंप से नहीं डरते भाई, एटम पंप से नहीं डरते। मैं कहना चाहता हूँ सुन परिवारों, एक पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा। राजराजेश्वरी कुहारी महाराज, बारीपुर हनुमान मंदिर, बालाजी वेंकटेश मंदिर, बाबा दुखेश्वरनाथ मंदिर, बाबा महेंद्रनाथ मंदिर। इस आज जो नगलिया में बैठक का आयोजन किया गया है, क्या है पूरा मामला? नगलिया गांव में नगलिया की डॉक्टर कुसुम लता जी को हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से महिला मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया उनको। और नगलिया की असल में हमने चौपाल भी लगाने का काम किया। वहाँ किसानों की बड़ी समस्याएं बहुत निकली। बिजली विभाग को लेकर के किसान वहाँ बहुत परेशान हैं। बिजली विभाग वहाँ किसानों को कनेक्शन भी नहीं दे रहे। जिन लोगों के कनेक्शन है उनके बिल उल्टे सीधे आ रहे हैं। जो ढोल फूक जाता है वो टाइम पर ढोल भी नहीं रखा जाता उनका, तो बड़ी दिक्कत है। वहाँ पर चौपाल लगा करके हमने सारी समस्याएं सुनी। पशुओं को लेकर के किसानों का बहुत बुरा हाल है। अभी ये सारी जिम्मेवारियां हमने कुसुम लता जी को दी हैं। वो पूरे क्षेत्र को वहाँ बुला करके और वहाँ उनकी पंचायत एक रखेंगी और अधिकारियों को भी हम निर्देश देंगे कि वहाँ जाकर के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ जाकर के जो भी उस क्षेत्र की समस्याएं हैं उन्हें सुने और सुनकर के उनका निवारण करें। तो ये कार्यक्रम हमारा नगलिया में था। मेरा नाम जितेंद्र सिंह। जो बिजली घर में फुहारे लगाए गए हैं, क्या पूरा मामला है कि फुहारे लगाए जा रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल टेम्परेचर 48 डिग्री तक जा रहा है, तो ट्रांसफॉर्मर और लोड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर की भी एक कैपेसिटी होती है लोड की, वो 80 डिग्री सेल्सियस तक जनरली डिजाइन होते हैं और उससे ऊपर इसका ऑयल का टेम्परेचर जाता है तो ट्रांसफार्मर ट्रिप कर सकता है और ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए टेम्परेचर 80 डिग्री तक ना जाए, इसके लिए हम लोग उसे एक एक्सपेरिमेंट टाइप करके ट्रांसफार्मर के रेडिएटर में पानी डाल रहे हैं फुहारे के थ्रू, जिससे कि उसका टेम्परेचर इसी से कम रहे और उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सके। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, ट्रांसफार्मर खराब होता है, तो इसके लिए भी नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ट्रांसफार्मर खराब ना हो। अगर ट्रांसफार्मर खराब होता है तो सप्लाई 3-4 दिन के लिए बाधित हो जाएगी। हम नहीं चाहते सब उपभोक्ताओं को हमारी सप्लाई 3-4 दिन बाधित रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से हम ट्रांसफार्मर खराब ना हो उसके सारे इंतजाम कर रहे हैं। उसमें हमारे एसडीओ साहब, एक्शन साहब, एससी साहब, सबका बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो अपने ही मुजफ्फरनगर में और जगह भी चल रहा है? और जगह का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो मुझे ठीक लगा, जैसे हमारे को इंस्ट्रक्शन मिली ऊपर से, वैसा हम काम कर रहे हैं, जिससे मेंटेनेंस का टाइम जो है बहुत कम किया जा सके और उपभोक्ता को बहुत अच्छी विद्युत सप्लाई दी जा सके। जैसे कितना लाभ हुआ है? अभी हम देख रहे हैं तो अभी हमारा टेम्परेचर 82-83 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था, लेकिन ये छिड़काव करने के बाद वो 76-78 के अप्रॉक्स रह रहा है, 80 तक क्रॉस नहीं कर रहा है। कूलर भी लगाए गए हैं कहीं कहीं जी, अगर जी कूलर लगाना भी एक तरीका है जिससे कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। पानी वाला भी एक तरीका है। अगर इसके बाद भी टेम्परेचर ठीक नहीं होता है या टेम्परेचर की लिमिट बढ़ती है थोड़ी सी, तो हम कूलर लगाने के बारे में भी सोचेंगे। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं बिसौली नगर का रहने वाला हूं और हमारी नगर पालिका गेट पर बिसौली पर नाई की दुकान है। बाल दाढ़ी काटते हैं हम लोग और हमारा भाई भी बाल काटता है। कल सीओ साहब का फ़ोन आया था आवाज़ से, तो हमारे भाई ने थोड़ा टाइम दिया था तो वो लेट पहुंचा था। फोन क्यों आया था? फ़ोन बाल और कटिंग के लिए आया था, कटिंग और शेविंग के लिए आया था। उसके बाद वो पहुंचता है आवास पर उनके, तो उनके बाद उनमें आपस में कोई बात होती है तो अभद्र भाषा करी सीओ साहब बिसौली ने। उसके बाद हमारे भाई को पीछे से 4 पुलिस वाले आते हैं और दुकान बंद करा देते हैं, पकड़ के ले जाते हैं और आज 24 घंटे हो गए और अभी छोड़ा नहीं है साहब। कहाँ ले? अभी इस समय कोतवाली बिसौली में ही बंद है। बंद क्यों? बंद इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बाल और दाढ़ी काटने के लिए वो लेट पहुंचे थे वहाँ आवास पर उनके। क्या बात? सीओ साहब बिसौली के आवास पर। तो उसका भी यहाँ काम में जलिया वगैरह आता है, उसकी गाड़ी लोड नहीं जाएगी।
अपने को बीजेपी का आदमी बताता है। तो उसका भी यहाँ काम जलिए वगैरह आता है, उसकी गाड़ी लोड नहीं जाएगी। अपने को बीजेपी का आदमी बताता है। पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमांत क्षेत्र, यहाँ पर नक्सलवाद फला फूला था। मोदी जी ने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर आदिवासी क्षेत्र में विकास करने का काम अगर किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, 6-7 साल पहले की बात, मैं 2013 में आया था। 6-7 साल पहले मिर्जापुर और सोनभद्र में पेयजल मिलना, शुद्ध पानी पीना बड़ा चक्कर था। घड़ा लेकर ये माताएं बहनें दूर दूर तक जाती थी। अब 3 साल में अभी भी कई लोगों के घर नल से जल पहुंचा है। 3 साल में बहनों आपके घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। सोनभद्र के साथ पहले सौतेला विवाद होता था। यहाँ पर ओबरा और रंगपुरा में कितनी सारी बिजली उत्पन्न होती थी, मगर हमारे सोनभद्र को नहीं मिलती थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने घर घर पर बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबसे बड़ा काम 500 साल से देश और दुनिया के सारे लोग राम पर राम लेकर बैठे थे कि राम लल्ला प्रेम से भव्य मंदिर में। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इसको रोक करे। कार सेवकों पर गोली चलाने का काम इस समाजवादी पार्टी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, भगवान राम ने सबरी के झूठे बेटे खाए। भगवान राम ने राज को निषाद राज को गले लगाने का काम किया। वही भगवान राम को प्रतिष्ठित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे भाई आगे आने दो। अरे यार फालतू की बात है यार। अरे आगे आने दो भाई। आपने कहा कि उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, आपकी सरकार बनने जा रही है, तो क्या एनडीए गठबंधन ने तय किया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये सबसे बड़ी बात है। ये जनता का चुनाव है और जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया। बहुत होते हैं और सोचिए आप खुद मिर्जापुर के हैं। जी जी। दिल्ली में सरकार इनकी 10 साल से और 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार, खुद मंत्री और उनके परिवार के और मंत्री। ऐसा बहुत कम देखा होगा कि पति पत्नी मंत्री हों, सब ताकत उनके पास हो, प्रधानमंत्री इतना इज्जत देते हों, लेकिन सोचिए जनता को क्यों निराश कर दिया। न यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिली है, न रोजगार मिला, न कोई कारखाना लगा, न कोई उद्योग लगा। और जो चीज़ें मेडिकल कॉलेज में का इलाज संभव है, वहाँ पे गरीब का इलाज संभव नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सरकार के पास नहीं है। 400 पार का नारा दे रहे थे, संविधान बदलना चाहते थे। सोचिए इनके दल में वो लोग हैं जो संविधान बदलने का समर्थन करते हैं, आरक्षण खत्म हो उसका समर्थन करते हो। इनके 10 साल में आरक्षण खत्म हुआ है। अब ये कहते हैं मुसलमानों का आरक्षण। जिंदाबाद जिंदाबाद जय अखिलेश जय अखिलेश। पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण इन्होंने छीना है।
ये अपना जो छीना हुआ आरक्षण है उसके लिए जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए बात को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात आपने नहीं बताई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर आपकी सरकार। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से जरूरी है कि दिल और दिमाग अच्छा हो, दिल बड़ा हो, जो आदिवासियों का दुख दर्द समझे, हमारे प्रेस के लोगों का दुख दर्द समझे, किसान का दुख दर्द समझे, और कम से कम टेक्नोलॉजी विकास हो सके। 13 में तो जो सीटें निकलेंगी 7वें चरण में। पहले मैं कहता था कि एक के अलावा सब जीत रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि 13 की 13 जीतने जा रहे हैं, और कम से कम रमेश बिन जी ऐतिहासिक वोटों से इस बार जीतने जा रहे हैं। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप लोग भी सहयोग करो, क्योंकि 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे। आपने मीडिया के लिए कुछ भी नहीं कहा, आपने मंच से मीडिया के लिए कुछ भी नहीं कहा। देखिए, मीडिया के लिए नौकरी चाहिए भैया, 1 मिनट यार। मीडिया के लिए इतना है कि बीजेपी वालों की मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलेगा। प्रेस के लोगों के लिए आज़ादी का दिन होगा, खुशियों का दिन होगा, और प्रेस की आज़ादी का दिन होगा 4 जून। थैंक यू सर, थैंक यू। हमेशा बुलडोजर तैयार रखते थे, इनका बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। लेकिन बताओ साथियों, एक भी पेपर लीक करने वाले पर इनका बुलडोजर चला हो तो बता दो, कहीं बुलडोजर नहीं चला। और न केवल इन्होंने नौकरियों में धोखा दिया, बल्कि हमारे साथी जानते होंगे इन्होंने सरकार में बैठ करके खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। पहले 5 किलो खाद की चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली। बताओ हमारे किसान भाइयों, खाद की बोरी से चोरी हुई है कि नहीं हुई है? और पिछले 10 साल में 10 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई? और ये चोरी वाली बात कभी कभी मैं सोचता थी कहां से सीख करके आए हैं। मुझे बाद में पता लगा ये बोरी की चोरी पार्ले बिस्किट पैकेट से सीखे हैं। जिन लोगों ने पहले पांडे जी का बिस्किट पैकेट खरीदा होगा तो इतना बड़ा खरीदा होगा, और जैसे जैसे महंगाई हुई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, तो बताओ आज पैकेट कितना बड़ा मिल रहा है? बताओ छोटा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? 5 बिस्किट का पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, जिस तरीके से इन्होंने खाद की बोरी की चोरी की है, ये सरकार में बने रहे तो आपके बिस्किट पैकेट का जो 5 बिस्किट था 4 गायब हो जाएंगे, 1 बिस्किट का पैकेट मिलेगा। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो। न केवल इन्होंने महंगाई बढ़ाई खाद की बोरी की चोरी करके, बल्कि बताओ हर जरूरत की चीज महंगी हो गई कि नहीं है? आपका डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, और जो सिलेंडर मिला था खाना खाने के बनाने के लिए, बताओ आज गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया। अब तो कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। सुनने में आ रहा कोई गैस सिलेंडर भरवाने भी नहीं जा रहा है। और आपकी जो मोटरसाइकिल थी बताओ कितनी महंगी हो गई। पहले कितने रुपए की आती थी, आज कितने की आ रही है? आपकी दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले बुखार ठीक हो जाता था 500 mg की गोली खाने में, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में जाओगे डॉक्टर के पास तो आपको 650 mg की डोलो की गोली देगा। जिसे वह काम करते हैं, हम माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें सामूहिक, और निशाना सीधे विपक्षियों पे तीर के माध्यम से बोले भारत माता की, भारत माता की। जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहो।
जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हम लोग के बीच में थाना कोतवाली में एक एक्सीडेंट की घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? ये थाना कोतवाली क्षेत्र में गुरट्टी के पास आज एक दिन में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक कार सवार है, उधर से पैदल आती हुई जो लड़की उसको उसने टक्कर मार दी थी। उस लड़के को और गाड़ी को तत्काल वहाँ उनको गिरफ्तार किया गया। लड़के ने पूछताछ में बताया कि वो किसी परीक्षा को देने के लिए वो जा रहा था और हड़बड़ी में उसकी वो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, जिस वजह से उसको टक्कर लगी। लड़की को उपचार के लिए भिजवा दिया गया था, उसकी हालत ठीक है। लड़की के परिजन भी इसको दुर्घटना ही मान रहे हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। नागा प्रसाद विश्वकर्मा का नाम ले लेते, जिसको महाराजा की फौज ने शहीद कर दिया था। मोदी जी को मालूम ही नहीं होगा नागा प्रसाद विश्वकर्मा का। मोदी जी जब आप मिर्जापुर को आए तो कम से कम अब्दुल वाहिद का नाम तो ले लेते, जिसको अंग्रेजों ने सन 57 की जंग आजादी में शहीद कर दिया था। ये वो सरजमीन है जहां पर ऐसे बड़े बड़े जियाले पैदा हुए। ये वो सरजमीन है जहां की गयूर माओ ने अपनी कोख से ऐसे बहादुरों को पैदा किया, जिन्होंने अंग्रेजों से की गुलामी से देश को आजाद करवाया। मैं उन जियालों से और उन माओ से कह रहा हूं कि आज आपको पीडीएम का साथ देना है। मैं उन बहादुर नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि गुलामी मत करो, गुलामी मत करो, किसी से मत डरो। जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसको इज्जत से गुजारो, सीना तान कर अपनी जिंदगी गुजारो, अपने हक के लिए रहो। और आपके हक के लिए, आपके जायज मांगों के लिए पीडीएम को बनाया गया है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज मिर्जापुर की सरजमीन में हूं, जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद के बादशाह की खबर भी है और उसके बाजू में मंदिर भी है। ये मोदी जी को नजर नहीं आता, देखना नहीं चाहते इन चीजों को मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस भाईचारगी को बरकरार रखिए, इस भाईचारगी को बरकरार रखिए, मोहब्बत को और मजबूत करिए, नफरत का खात्मा करिए। और नफरत का खात्मा उस वक्त होगा जब आप पीडीएम का साथ देंगे, जब आप हमारे दौलत सिंह पटेल साहब को पहली तारीख के दिन लिफाफे के निशान पर वोट लगाकर उनको कामयाब करेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, क्या वो बीजेपी से नहीं आया? क्या वो बीजेपी से नहीं आया? क्यों नहीं आया? आप जानते हैं कि जब वो सांसद था बीजेपी का, जो आज समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, इसने सीएए कानून के किसका साथ किया, सीएए कानून के लिए वोट दिया। क्या आप सीएए कानून को मानते हैं? क्या आप सीएए कानून को मानते हैं? और वही सीएए कानून को भारत की पार्लियामेंट में मोदी और अमित शाह के 300 एमपीज के सामने उस कानून के बिल को अगर किसी ने फाड़ा तो उसका नाम असदुद्दीन होगा। आज जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, वो ट्रिपल तलाक के कानून में वोट दिया। क्या आप ट्रिपल तलाक के कानून को मानते हैं? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये अखिलेश यादव का, ये इनकी मोहब्बत है।
अल्पसंख्यक समाज से कि जो बीजेपी से आ गया, इनके पास एक स्टैंप है, वो स्टैंप लगा देते सेक्युलर हो गया। बताइए, आपके पास भी तो वॉशिंग मशीन आ गई। क्या वो वॉशिंग मशीन आपको मोदी जी ने दी? कि मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है, मोदी के पास, कि जो करप्शन करे मोदी के पास आ जाए वो साफ हो जाता है, और जो बीजेपी से निकल कर आ जाए अखिलेश के पास तो वो सेक्युलर हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, कल अखिलेश यादव एक जनसभा कर रहे थे, इलेक्शन की मीटिंग कर रहे थे। किस मुकाम पर कर रहे थे मैं आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव चंदौली में बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज के मैदान में शाम के 4 बजे समाजवादी के एक उम्मीदवार के लिए अखिलेश यादव मीटिंग कर रहे थे। लोगों ने पुकार कर कहा कि तुम्हारे पार्टी का एक समाजवादी का मुस्लिम नेता है, उसको मंच पर बिठाओ। अखिलेश ने उसको बिठाना भी नहीं चाहा। उन्होंने कहा उसका नाम ले लो, अखिलेश ने नाम तक नहीं लिया। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो हमारा नाम लेना नहीं चाहता, जो उन्हीं के पार्टी के नेताओं को अपने मंच पर बिठाना नहीं चाहता, वो क्या आप पर हमारा इंसाफ करेगा? वो क्या करेगा आपके लिए? बताइए। कल तक आप बोलते थे कि हमारे पास विकल्प नहीं है, हम किसको वोट दें, मगर आज आपके पास एक ताकतवर मुतबादिल और विकल्प है जिसका नाम पीडीएम है। चेहरा दिखे। हाँ, हम दिख जाएगा चेहरा हमारा। ओवैसी साहब ये बताएं, ओवैसी साहब बताओ यार, केशव मौर्य डिप्टी सीएम है यहाँ पे, उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा होगी 4 तारीख के बाद, तो क्या कहेंगे इस पे? हम उनसे इस बात को पूछना चाहते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमानों से उनकी इतनी मोहब्बत है, कितना भाषण मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमान, पसमानदा। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को निकालिए और उन पसमानदा मुसलमान को वो स्टेटस दीजिए। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ ज़बानी सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बात करते, वो उस पर भरोसा कभी ना उस पर अमल करें ना वो मानने वाले हैं। कि अंतिम चरण का ये चुनाव है, क्या माहौल बनाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर? देखिए, अगर 10 साल में कुछ किए होते ना तो बता देते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया। मगर भारत के जो गरीब जनता है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान और ईसाई हैं, सब जान चुके हैं कि ये 400 पार का मतलब ये है कि संविधान को ख़त्म कर देना या बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, फिर आरक्षण निकाल देना। ये इसीलिए ये पैगाम जा चुका है इन तमाम समाजों में जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करते, जो बाबा साहब से मोहब्बत करते, उनके पैगाम जा चुका है। इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन में ये बोले जा रहे हैं। 4 तारीख को क्या माहौल देखते हैं, क्या सरकार बदलेगी या फिर? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया या अब वोट देंगे आखिरी 7वें फेज़ में, वो भारत की इस खूबसूरती को, इस भाईचारगी को, यहाँ की गंगा जमुनी तहज़ीब को मजबूत करेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तीसरी मरतबा देश के मतदान करने वाले तीसरी मरतबा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए, इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज चुनाव के रण में जो माहौल है, उसमें आम आदमी की बहुत अहमियत रहेगी, उसकी ताकत, उसके वोट की बहुत अहमियत रहेगी। और अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश की इस मिर्ज़ापुर लोकसभा की, तो यहाँ पर जो लोग हैं, वो यहाँ जो आम जनता है वो बहुत आक्रोशित है और वो चाहती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो। यहाँ सत्ता में जब बदलाव होगा तो दिल्ली का बदलाव ये पीडीएम अपने आप कर देगा। जी, केशव मौर्य ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 4 तारीख के बाद समीक्षा करेंगे मुस्लिम आरक्षण की, जो ओबीसी की तहत दी जा रही है। आज उनका एक बयान है, क्या कहेंगे? मेरी तो उनको सलाह रहेगी कि मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने से पहले जिस समाज का वो नेतृत्व करते हैं और अपने आप को उच्च कोटि का नेता बताते हैं, पहले उस समाज के आरक्षण में क्या क्या हो रहा है उसकी समीक्षा कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्हीं के समाज के, पिछड़ा समाज के लोग उनके घर से लाठियां खा के आए हैं। पीडीएम कितनी सीटें लेके आ रहा है? देखिए, पीटीएम 28 सीटें लड़ रहा है और हमारी लड़ाई बहुत मुस्तैदी से हो रही है। ये चुनावी रण है, हार और जीत लगी रहती है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये लड़ाई भी हमारी बहुत मजबूती से होगी।